नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आज देश की राजनीति में दो बड़े घटनाक्रम हुए और वो दोनों बड़े घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय जो संसदीय बोर्ड होता है, जो बहुत सारे निर्णय लेता है, पार्टी के लिए स्याह सफ़ेद का काम करता है, संसदीय बोर्ड से उन्हें बाहर कर दिया गया। एक और बहुत हैवीवेट नेता, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये संकेत और संदेश बाकी लोगों के लिए भी दिया गया कि जो लोग पार्टी के लिए मुफीद नहीं हैं, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने में कोई कोताही या कोई देर नहीं की जाएगी। ये संकेत राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं के लिए भी हो सकता है, जो अपना कद काफ़ी बड़ा मानते हैं। यही नहीं, जो केंद्रीय चुनाव समिति की भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की। 14 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति से भी शहनवाज हुसैन जैसे नेताओं को बाहर कर दिया गया। अचानक ये सारे घटनाक्रम बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नीचे से जो जमीन खींच ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ। सुनील बंसल को वहां से राष्ट्रीय महासचिव बनाकर हटाया गया। एक नए अध्यक्ष के लिए कवायद शुरू कर दी गई और अब केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया। ये संकेत और संदेश भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने दे दिए हैं अपने नेताओं को, और इसी के साथ ही 2024 की आधिकारिक जंग का पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे उत्तर पूर्व और दक्षिण की राजनीति के चश्मे से ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन मैं इसे पूरे देश के आम चुनाव के रूप में इसे देख रहा हूं। और ये पूरा जो गुणागणित है भारतीय जनता पार्टी का, ये बहुत आनन फानन में ऐसा लगा कि बहुत दिनों से फाइलें पेंडिंग थी, आनन फानन एक करके फाइल निपटा दी गई। उत्तर प्रदेश की कई फाइलें निपटाई गई और अब केंद्रीय चुनाव समिति और चुनाव के लिए संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को भी संसदीय बोर्ड से हटाकर राजनीतिक वनवास में भारतीय जनता पार्टी की इसी मौजूदा नेतृत्व ने ही भेजा था। तो ये माना जा रहा है, लाख पार्टी औपचारिक रूप से कहे कि भाई सबकी जिम्मेदारियां हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग जिम्मेदारी होती हैं, लेकिन नितिन गडकरी का राजनीतिक वनवास शुरू हो गया है। इसको लेकर इस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। और शिवराज सिंह चौहान भी अब अगले साल होने वाले चुनाव में दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इस बात पर भी संदेह है। वास्तव में बहुत जबरदस्त ये पूरा घटनाक्रम राजनीतिक रहा। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे और भारत में एक 10-15 सालों से झपट्टा मारो राजनीति, सत्ता के लिए झपट्टा मारो। मंथन में जब मैं आ रहा तो हमारे एक सहयोगी से चर्चा हो रही थी, तो ये शब्द सहसा निकल गया मुंह से कि झपट्टा मारो राजनीति। ये जो 10-12-15 सालों से झपट्टा मारो राजनीति शुरू हुई है, बल्कि 20 साल आप ले लीजिए, इसकी वजह से जो राजनीति का मूल उद्देश्य है, जनता को राहत देना, बेरोजगारी से लड़ना, महंगाई से लड़ना, वो मुद्दे भी पीछे छूट जाते हैं। पार्टियां जिनकी सत्ता होती है, वो मशीनरी का, तंत्र का, सिस्टम का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। आज भी दूध के दाम 2 रुपये लीटर बढ़ गए, गैस महंगी हो गई, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई, इसको लेकर हाहाकार मचा है। राजनीति सेवा का माध्यम है और राजनीति से ही रोजगार पैदा किया सकते हैं, राजनीति ही
आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने का माध्यम है। इसीलिए तो लोग राजनीति में आते हैं कि भाई हम जनता की सेवा करेंगे। लेकिन जब राजनीति केवल सत्ता का साध्य बन जाए तो वो राजनीति नहीं होती। यही बात नितिन गडकरी ने अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में कही थी कि वो अब जो मौजूदा राजनीति है, हाल के वर्षों में जो राजनीति हो रही है, वो सिर्फ सत्ता के लिए हो रही है, सेवा के लिए नहीं हो रही है। इसलिए अब लगता है कि संन्यास ले लो। और गडकरी साहब को एक तरीके से संन्यास में भेज दिया गया। और भी कई तरीके की उनको लेकर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन ये ताज़ा बयान काफ़ी चर्चा में रहा। तो मंथन में आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति की बात करेंगे और देश में किस तरीके से राजनीतिक ताना बाना विपक्ष बन रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। मेहमानों के एक पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ में। परिपक्व नेता राजनीति के बदलते मौसम को पहले ही भांप लेते हैं। आज जो कुछ हुआ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बहुत पहले ही भांप चुके थे और उन्होंने बदलते राजनीतिक मौसम का अंदाजा भी हो गया था। शायद वह इसीलिए गुड पॉलिटिक्स और बैड पॉलिटिक्स का ज्ञान दे रहे थे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की। राजनीति जोखिम भरा खेल है और इस खेल में ताकतवर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से चूक कहां हो गई, ये बड़ा सवाल राजनीतिक हलके में है। और इस चूक का परिणाम कि वह बीजेपी के संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए और जो चुनाव अभियान समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति, उसमें भी उनको जगह नहीं मिली, उनको बाहर कर दिया गया। उनके गडकरी के साथ ही मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मामा शिवराज सिंह चौहान को भी आउट कर दिया गया। इनकी जगह लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हाशिए पर चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जाटिया और संगठन महासचिव जाटिया, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कपड़ा मंत्री रहे हैं सत्यनारायण जाटिया, उनको लिया गया है संसदीय बोर्ड में गडकरी की जगह, और संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भी शामिल किया गया है शिवराज सिंह चौहान की जगह। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 11 सदस्यीय संसदीय बोर्ड और 14 सदस्यीय, बल्कि मुझे लगता है 14 ही सदस्यीय केंद्रीय संसदीय बोर्ड है और केंद्रीय चुनाव समिति का गठन किया है, इनकी घोषणा कर दी। संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से नितिन गडकरी, मामा शिवराज दोनों बाहर हैं। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनाज हुसैन को भी बाहर किया गया है। जोएल ओरांव को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, आदिवासी नेता हैं। मंथन, हमने कहा इन्हीं मुद्दों पर हम लगातार करें, लेकिन क्या एक सवाल यहाँ उठ रहा है कि क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है? इस सवाल विपक्ष उंगली उठा रहा है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है क्या? एक नज़र हम डाल लेते हैं केंद्रीय संसदीय बोर्ड पर। जेपी नड्डा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, येदियुरप्पा हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, के लक्ष्मण हैं, इकबाल सिंह लालपुरा हैं, श्रीमती सुधा यादव हैं, सत्यनारायण जाटिया हैं और बीएल संतोष हैं। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री को भी अगर गिन लिया जाए तो राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री खुद हैं। इसी तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति पर एक नज़र डाल लेते हैं। जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं पार्टी के, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह, अमित शाह, येदियुरप्पा, सोनोवाल, के लक्ष्मण। मुझे लगता है कि वही लिस्ट हमारे साथियों ने दोहरा दी, मैं अलग से पढ़ देता हूं इस लिस्ट को। हाँ, इकबाल सिंह लालपुरा, लगभग वही लिस्ट है। सत्यनारायण जाटिया, बीएल संतोष, श्रीनिवासन पदेन सदस्य और भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस। ये नाम 14 नाम है। लगभग 11 नाम वही हैं जो संसदीय
बोर्ड के हैं और बाकी 3 नाम इसमें भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और वनिथी श्रीनिवासन, ये 3 पदेन सदस्य हैं। तो 11-11 ये पूरा गणित बनाया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी कि ये जो संसदीय बोर्ड है पार्टी का, ये अपने आप में एक, ये कहिए कि बहुत सुप्रीम पावर वाली जो बॉडी होती है, किस राज्य में किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको नहीं बनना है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, ये संसदीय बोर्ड और फिर चुनाव जो समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति, ये तय करती है। तो 2024 के लिए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। येदियुरप्पा को रखा गया है दक्षिण के राज्यों के लिए। नाराज चल रहे, काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे सर्बानंद सोनोवाल को भी इसमें जगह दी गई है, महत्व दिया गया है। ये कहा जा सकता है किसी चीफ मिनिस्टर को इस बार जगह नहीं दी गई है। ये अपने आप में ये एक नोटेबल पॉइंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिहार के घटनाक्रम के बाद कोई अंदरूनी दबाव है या फिर चुनाव की तैयारियां हैं। ये बड़ी बातें कुल मिलाकर निकल कर आ रही हैं। अब ये जो बड़े नाम हैं ये क्यों बाहर किए गए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। हाँ, लंबे समय से एक और नाम आपको याद दिला दें कि लंबे समय से वनवास काट रहे ओम प्रकाश माथुर काफ़ी करीबी माने जाते रहे हैं। ये केंद्रीय नेतृत्व के ओम प्रकाश माथुर की वापसी हुई है चुनाव समिति के रूप में, और ओम प्रकाश माथुर अपने आप में काफ़ी दिनों से बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव भी रहे हैं, काफ़ी दिनों से लंबे समय से बीमार थे और वनवास भी काट रहे थे ओम प्रकाश माथुर। पता नहीं कौन सी खता उनसे हो गई थी, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ हुआ क्या है, और वो वनवास काट रहे थे। बहुत सारा जो महत्वपूर्ण ये हमारा जो मंथन का आज कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें हम अगले कुछ देर तक चर्चा करने वाले हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स क्या है। जिस तरीके से बिहार के घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से अमित शाह, जेपी नड्डा और सक्रिय हुए, ताबड़तोड़ उन्होंने बैठकें की, गुणागणित लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारस, इन सबको मिलाकर अब फिर एक नए सिरे से कॉम्बिनेशन गढ़ने की कोशिश बिहार में की जा रही। भारतीय जनता पार्टी 30-32 सीटों, लोकसभा सीटों पर एक तरीके से फोकस करने की कोशिश है, जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश है। और राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर का एक बयान, अब वो पॉलिटिकल पार्टी भी चला रहे हैं, उनका एक बयान आया कि नहीं, अभी एक बार फिर ये बदलेगा, ये पूरा जो हालात हैं एक बार बदलेंगे। ये अभी हम कहीं देख रहे थे, प्रशांत किशोर का एक बयान चल रहा था कि भाई एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि कौन पलटी मारेगा कौन नहीं मारेगा, लेकिन ये चारों तरफ से एक तरीके से बिहार के घटनाक्रम के बाद पूरे देश की राजनीति सक्रिय मोड पर आ गई है, सिवाय कांग्रेस के। एक बहुत महत्वपूर्ण पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, आप दर्शकों का हम परिचय करा देते हैं। अवधेश भार्गव जी मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले पुरोधा मध्य प्रदेश के। बहुत स्वागत अवधेश जी, बहुत आभार आपका के न्यूज को वक्त देने के लिए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अजय कुमार जी का लगभग 50 साल का पत्रकारिता का अनुभव और उत्तर प्रदेश की राजनीति को दशकों से, लगभग 5 दशक से समझने वाले, रिपोर्ट करने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, हम लोग इन्हें पितामह कहते हैं पत्रकारिता के, अजय कुमार जी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। मनीष जोशी साहब बहुत ही वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुंबई से जुड़ गए हैं। मनीष जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। संजय सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एडीआर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। संजय भाई बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत दिनों के बाद बिलाल साहब आए हैं मंथन में, उनका स्वागत, वेलकम बैक बिलाल भाई। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूती के साथ पक्ष रखने वाले बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता, नेता,
KC जैन साहब जुड़ गए हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत अद्वैत भार्गव जी से ही करते हैं। भार्गव जी, आप भी मुझे लगता है 4-5 दशकों से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मुझे लगता है इतना वक्त आपको मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में और देश की पत्रकारिता में हो गया होगा और देश भर में आपका भ्रमण रहता है। शिवराज सिंह चौहान मामा संसदीय बोर्ड से आउट हो गए, इसको लेकर कोई खास वजह समझ में आई? कोई खास वजह चर्चा है भोपाल में? नहीं, अभी तक तो भोपाल में कोई खास चर्चा नहीं है। और जहां तक जो नॉर्मल प्रतिक्रिया वो ये है कि ये सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, लेकिन सुगबुगाहट तो होती है। जहां चिंगारी दबी होगी वहां शोले तो भड़केंगे। रहा ये कि मामा को बाहर करना, सीएम होते हुए बाहर करना अपने आप में एक मायने रखता है मध्य प्रदेश। अच्छा, मामा की आदत जहां तक है, जब वो विपक्ष में भी थे, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव थे, तब भी वो खड़े हो जाते थे बोलने के लिए, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते थे। यानी वो उनका एक डायलॉग है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, तो वो मैं हूं ना, तो इसलिए थोड़ा प्रतिक्रिया मजाकिये लहजे में है। नहीं, इस बार तो तो मैं हूं नहीं ना की जगह अब मैं हूं नहीं हो गया। ये बड़ा अहम है अवधेश जी, आप भी समझते होंगे, आप भी राजनीति को बहुत उसके बारीक बिंदुओं को समझते हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं तो विद्यार्थी हूं अभी, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी एक ताकतवर नेता को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया जाए, तो ये तो मुझे लगता है मार्गदर्शक मंडल की तैयारी इन सब की हो गई है, चाहे गडकरी हो और चाहे ये मामा जी हो, क्योंकि अगले साल यहाँ पर चुनाव है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदल सकता है मध्य प्रदेश में? ये भी चर्चाएं हो रही हैं, हम सवाल नहीं कर रहे हैं, चर्चा शुरू हो गई देश की राजनीति में। ये चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि चेहरा बदल सकता है, लेकिन मामा की तरफ से ये हो जाता है कि आखिर चेहरा है कौन? फिर वही आ जाता है, मैं हूं ना। तो कुल मिलाकर ये राजनीति यहाँ मध्य प्रदेश की मैं हूं ना पे टिकी हुई है। अब प्रश्न ये है कि मामा को आउट करना यहाँ काफी दिनों से, और अगर मामा को जहां तक लगता है उन्होंने कैप्चर कर लिया, कांग्रेस से बहुत ज्यादा कर लिया, तो इसलिए मामा को थोड़ा ऑक्सीजन मिली थी। लेकिन मामा का विकल्प नहीं है, ये भी तय है, क्योंकि जो विकल्प होता है उसको मामा अपने आप टारगेट कर देते हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो भी विकल्प बना, या तो वो जेल गया, या वो दुनिया से चला गया, और या वो ठंडे बस्ते में है। तो इसलिए यहाँ सुगबुगाहट तो है। और अगला चुनाव, एक बात मैं आपको और बता दूं, भाजपा के अंदर की बात कार्यकर्ताओं की, कि अगर अगले चुनाव में चेहरा मामा रहा तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यहाँ पर दोबारा से आएगी। अवधेश जी, सिंधिया जी को नेतृत्व बढ़ा रहा है, सिंधिया जी क्यों नहीं चेहरा हो सकते? नहीं, सिंधिया जी चेहरा इसलिए नहीं हो सकते कि भाजपा में जिनके कंधे छिले हुए हैं पालकी उठाते उठाते, तो क्या वो अपने मरहम के लिए सिंधिया जी को आने देंगे? और सिंधिया जी क्या मरहम लगा पाएंगे? जो इस शर्त पे आए हों कि मेरे जितने लोग आएंगे सबको मंत्री बनाना पड़ेगा, चाहे वो हार जाए। तो कई चीजें हैं भाजपा की अंदरूनी राजनीति में, इसलिए यहाँ पर। और सत्यनारायण जटिया जी जो चुनाव समिति में आए हैं, सत्यनारायण जटिया जी को तो आपको मालूम है, वैसे ही पार्टी में इतनी पूछ यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं थी, नहीं हो रही थी। माथुर जी वहां आ गए, माथुर जी भोपाल में थे, माथुर जी मध्य प्रदेश के भी प्रभारी रहे, संगठन में रहे हैं। जी जी। तो कुल मिलाकर के मामा की राजनीति अब केंद्र की बची है। ये केंद्रीय संगठन में जाएंगे, ऐसी चर्चाएं यहाँ बड़ी जोरों पर है कि अगले चुनाव के पहले भी बदलाव हो सकता है। बस विकल्प की देरी है। जिसको विकल्प के रूप में देखा जा रहा है वो परिपक्व नहीं है। मुश्किल ये है, आप देखें नरोत्तम मिश्रा अपने आप को विकल्प के रूप में पेश करते हैं, नरेंद्र तोमर भी ग्वालियर से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर से आते हैं, नरोत्तम मिश्रा भी ग्वालियर से आते हैं। तो क्या वो दो लोग इनको बर्दाश्त करेंगे? तीसरा नाम जो यहाँ पर आ रहा है उससे लोग नाराज हैं, उससे अपने ही लोग नाराज हैं, उसका नाम मैं नहीं लूंगा। ठीक बात है, लेकिन तीसरा नाम भी आ रहा है।
ठीक बात है। रहा ये, देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति में जयंत मलैया एक नाम हुआ करता था। हाँ, खूब खूब वित्त मंत्री रहे हैं, काफी चर्चित रहे वित्त हैं। मंत्री रहे, चर्चित रहे, वित्त मंत्री रहे हैं और संघ पृष्ठभूमि से रहे हैं। जी जी। उनके उनके लड़के ने स्थानीय निकाय चुनाव में पैदल चुनाव लड़वा दिया कमेटी बना के, और वहां पर अध्यक्ष नहीं बनने दिया इनका पालिका में दमोह में, इसलिए नहीं बनने दिया कि उन्होंने समर्थन दूसरे को दे दिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ की जो लोग सक्रिय लोग, अच्छा, अवधेश जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, सत्यनारायण जटिया किस समीकरण से आ गए हुआ, उसके बहुत संक्षिप्त में, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सत्यनारायण जटिया पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। सत्यनारायण जटिया मीसा बंदी रहे हैं। इन्होंने यौवन काल, यानी उस समय मैं भी मीसा में बंद था और सत्यनारायण जटिया भी बनते, हम लोग सब भोपाल जेल में ही बनते, मामा भी बनते। तो सत्यनारायण जटिया सांसद बने थे। तो सत्यनारायण जटिया की पृष्ठभूमि आरएसएस की और अनुशासित कार्यकर्ता की है, और कम से कम ऐसी पृष्ठभूमि है कि अगर उनको कुछ बुरा भी लगता है तो वो बात बाहर नहीं आती है। और दूसरी बात, जातिगत समीकरण भी साधा गया है कि चुनाव समिति में लेकर के एक आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को चुनाव समिति में लिया गया है। तो सत्यनारायण जटिया थोड़ा निष्पक्ष भाव भी है। सत्यनारायण जटिया जैसे आदिवासी बेल्ट से अगर आप ले ले तो फग्गन सिंह कुलस्ते को भाजपा मजबूरी है कि वो छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ देंगे तो कोई दूसरा चेहरा नहीं है इनके पास। ठीक बात है, ठीक बात। थावरचंद गहलोत हो या सत्यनारायण जटिया हो, दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं। ठीक बात। तो या तो थावरचंद गहलोत को संभाले या तो जटिया जी को संभाले। जटिया जी का ठीक बात अवधेश जी, ठीक बात अवधेश जी। आपके पास लौटते हैं, अजय कुमार जी के पास चलते हैं। अजय जी, अवधेश जी ने कहा कि भाई अब मामा केंद्रीय राजनीति में तैयारी कर लें, ये संकेत अवधेश जी भोपाल से दे रहे हैं और इनको भी कहीं से सिग्नल मिल रहा होगा। गडकरी हाल में, गडकरी का एक बयान बड़ा चर्चित रहा कि भाई राजनीति से बहुत ऊब गए हैं और राजनीति सत्ता प्राप्ति का साधन हो गया है। और हमने अभी अपने कार्यक्रम मंथन में कहा कि भाई झपट मार राजनीति है, सत्ता को झपटो, एन केन प्रकारेण, जैसे चाहो झपट लो इसको। तो इस झपट में महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे छूट गए, ये साथ साथ में हम चर्चा में लेकर चल रहे हैं। ये जो संसदीय बोर्ड में बदलाव है, चुनाव कमेटी में बदलाव है, बहुत सारे नेता प्रतीक्षा में थे। अजय जी, क्या संकेत और संदेश है भारतीय जनता पार्टी? क्या बिहार को लेकर पार्टी दबाव में है किसी तरीके से? दबाव हर तरफ से पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये झपट्टा मारो राजनीति जो आपने कही है, ये वास्तव में है। अगर जो नहीं कहीं समझ में आया उसको झपट्टा मार करके बाहर कर दिया गया, झपट्टा मार के अंदर नहीं लिया गया। अब गडकरी जी का देखिए, अपने विभाग में उन्होंने जो काम किया, जिस तरह का काम किया, उन्होंने तो केवल यही किया कि आज राजनीति में ईमानदारी की आवश्यकता, बाहर कर दिया गया। अब क्या कारण है आप देखिए, संघ के भी बहुत समर्पित हैं गडकरी जी, नागपुर से जुड़े हुए हैं जी, और ऐसे व्यक्ति को बाहर करना वास्तव में कहीं ना कहीं ये संकेत है कि केंद्रीय भाजपा में सब कुछ सही नहीं चल रहा, सही चल भी नहीं रहा। अब देखिए, राजनाथ सिंह को शुरुआती दौर में कहाँ थे, अब उनको जो है अमित शाह से नीचे किया गया। तो स्वाभाविक है, वहां अगर जरा सा भी किसी ने किसी के बारे में कह दिया तो ठीक है, उसको झपट्टा मार करके ही बाहर किया जाता। मुझे तो उत्तर प्रदेश का याद है, हमारे वाजपेयी जी थे, 1.5 साल से बाहर पड़े हुए थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। कारण क्या था वाजपेयी जी की सुनील बंसल जी से किसी समय एक नोकझोंक हो गई, जरा सी बात उनका। अच्छा, अब हम बताएंगे, 2.5 साल संन्यास भोगे, फिर बड़ी मुश्किल से उनका नाम एमएलसी में आया था, फिर गए, उन्होंने हाथ जोड़ा, सामने की बात है, मैं जानकार हूं। तब बंसल जी ने कहा अच्छा ठीक है, अब हम माफ किए दे रहे हैं, तब उनको राज्यसभा भेजा गया। ये स्थिति है। अजय जी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक लेते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मनीष जोशी जिसे पूछेंगे कि भाई गडकरी जैसा नेता, मिनिस्टर, क्या गडकरी जी को
मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी हो गई। और ब्रेक के बाद एक बहुत अहम मसले पर चर्चा करेंगे जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी कि आखिर योगी आदित्यनाथ कहां हैं, कौन सी कसर रह गई है, अब क्या कर डालते महाराज जी, वो कहां हैं, इस पर जरूर बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। नितिन गडकरी को क्या मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय चुनाव समिति में लिए जाने की क्या वजह है। अभी तो उनको डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी गई, ऐसा लग रहा था कि उनकी पैरोकारी कमजोर हुई, या वो भारतीय जनता पार्टी में जो दिल्ली दरबार में बैठे लोग हैं उनमें क्या किसी के लिए चुनौती बन रहे थे, या किसी से अनबन हो रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये इसका विश्लेषण और ये अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए मनीष जोशी जी के पास चलते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, गडकरी साहब ने बहुत दिल की बात कह दी थी, उन्होंने दिल खोलकर दिल की बात कह दी थी कि भाई राजनीति अब ऐसी हो गई है पिछले 10-15 सालों के अंदर कि अब मन करता है कि संन्यास ले लो। क्योंकि राजनीति, उन्होंने कहा कि जब हमने राजनीति शुरू की थी तो राजनीति में गांधीवाद, जेपी लोहिया के विचारधारा थी, या ये इस तरह के नेता आइडियल थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो राजनीति केवल सत्ता का साध्य बन गई, वो सेवा का साधन नहीं बनी। इस तरह की बात उन्होंने दिल खोल कर कही, और एक ऐसे व्यक्ति के कार्यक्रम में कही थी जो अपने आप में वो भी शख्सियत हैं। उसके बाद आज जब लिस्ट आती है तो गडकरी साहब संसदीय बोर्ड से बाहर हैं। चुनाव अभियान समिति में देवेंद्र फडणवीस, जिनको जबरदस्ती डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, उनको केंद्रीय चुनाव समिति में लिया गया। पहले गडकरी जी के बारे में जो उनका ये बयान था, उसको लेकर पार्टी ने क्या कोई सख्त संदेश दिया है अन्य लोगों के लिए? गडकरी की तैयारी हो गई है क्या मार्गदर्शक मंडल में भेजने की? और देवेंद्र फडणवीस के केंद्रीय चुनाव समिति में आने को आप किस तरह देखते हैं? नमस्कार। नमस्कार। नितिन गडकरी एक महाराष्ट्र के सबसे अच्छे नेता है, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, और उनको निकाला गया संसदीय बोर्ड से। तो ये बहुत ही काला दिन मनाना चाहिए बीजेपी वाले को, क्योंकि ये हिटलरशाही है बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की हिटलरशाही है। इसलिए नितिन गडकरी जैसे प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए। अगर देश का भला चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, तो नितिन गडकरी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए और मोदी जी को और अमित भाई को घर पे बिठाना चाहिए। ये हिटलरशाही हो रही है। आज गिनीज रिकॉर्ड में नितिन गडकरी ने रिकॉर्ड बनाया भारत के। आप देख लीजिए, जो रोड का जो 105 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, आज गिनीज रिकॉर्ड में नितिन गडकरी का नाम आ गया। आज इतिहास में किसी मिनिस्टर ने गिनीज रिकॉर्ड में नाम नहीं बनाया, और ऐसे गडकरी साहब जैसे संसद बोर्ड में उनको निकाला जा रहा है। तो ये देश के लिए काला दिन है। ऐसे अच्छे लोग को निकाला जा रहा है, और जो बोलते हैं कि जो
सबसे करप्शन वाले लोग हैं, उनको उनकी कमेटी बोर्ड में ले जा रहे हैं। इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की सिर्फ दादागिरी है। अगर बीजेपी में अमित शाह के विरोध में कोई बोलता है, नरेंद्र मोदी के विरोध में कोई बोलता है, तो उसको घर पे बिठाए जा रहे हैं, और जो उसकी वाह कर दे उसको संसदीय बोर्ड में लेके आ रहे हैं। ये बहुत देश के लिए घातक है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध कर रहा हूँ। ये हिटलर शाही का विरोध कर रहा हूँ। नहीं, आप लग रहा है हिटलर शाही चालू है। ज्यादा लग रहा मनीष जी, आप ज्यादा ही नाराज हो गए हैं। बात आपकी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप ठीक बात करें भाई। गडकरी सबसे परफॉर्मर मिनिस्टर हैं और उनका राजनीतिक कद अगर संसदीय बोर्ड में हटने से कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छे इंसान है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ये जो हुक्मशाही है, नितिन गडकरी जैसे इंसान को बैठा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर के कंपटीशन में जो अच्छा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, उनको ये घर पे बिठा रहे। बीजेपी का ये क्या चालू है? आप बोले, ये बीजेपी का नहीं चालू है, सिर्फ दो ही इंसान का चालू है, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का। ठीक बात है, अपने अपने विचार हो सकते हैं। मनीष जोशी जी स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष जी के अपने निजी विचार हो सकते हैं। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार है इस देश में। संजय सिंह के पास आएंगे। संजय जी, योगी आदित्यनाथ, संजय सिंह अगर सुन पा रहे हो मुझे तो ये सवाल है संजय सिंह से। योगी आदित्यनाथ जब हैदराबाद के जो कार्य समिति थी उसमें जब राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो पूरे देश में हल्ला मचता है कि नरेंद्र मोदी वर्तमान हैं और योगी आदित्यनाथ भविष्य भारतीय जनता पार्टी का। जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के प्रवास में रहते हैं और राज्यपाल राजभवन के अंदर जब वो योगी से उनकी मुलाकात होती है और योगी के कंधे पर वो हाथ रखते हैं, वो तस्वीर जब सोशल मीडिया पर आम होती है तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ की दरकार ना हो। नगर निगम से लेकर नगर पालिका से लेकर लोकसभा तक का चुनाव, योगी आदित्यनाथ की इतने दौरे लगते हैं कि सभी को पता है। ये उम्मीद थी कि संसदीय बोर्ड या चुनाव कार्य समिति में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को जगह मिलेगी, लेकिन नहीं हुआ। इससे उत्तर प्रदेश के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, योगी आदित्यनाथ को चाहने वाले लोग हैं, जाहिर सी तौर पर उनमें निराशा का भाव होगा। जाहिर तौर पर कोई नहीं कहेगा, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के रास्ते में दीवार बनकर कौन खड़ा हो गया है, सबसे बड़ा सवाल यही है। संजय सिंह, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तहत इस चर्चा को अगर देखें, आपने और अभी तक सारे पैनलिस्ट ने बहुत ही तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। मैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करूं, मैं मानता हूं कि योगी जी को लेके, जिनको हम सब महाराज जी के नाम से भी जानते हैं, उनको लेके उत्तर प्रदेश में एक तरह से ये एक पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा बनी हुई है इस विधानसभा चुनाव के बाद में कि प्रधानमंत्री के पद की दौड़ में अब कौन होगा। और लोग एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद जो दूसरे विकल्प के तौर पे लोग योगी जी को देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भावी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और जिसको लेके जिस तरह से ये चुनाव के बाद में तमाम तरह की घटनाएं हैं, जिन घटनाओं को अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में डिसीजन मेकिंग से लेके और डिसीजन मेकिंग के साथ साथ जो गवर्नेंस, मनीष जी आऊंगा आपके पास। संजय जी को कंप्लीट करने दिए, मैं आऊंगा आपके पास जी। ब्यूरोक्रेसी के सवाल हैं, इन सारे सवालों को जहां तक देखने की बात है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से जैसे जिस तरह से योगी जी का इस चुनाव में कद बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश में ये एक बात निकल के आई है कि इस बार का चुनाव योगी के चेहरे पर लड़ा गया था और उनके चेहरे पर लड़के ही जीत हासिल की गई है और लोगों ने उनके चेहरे को देख के वोट किया है, और वो आने वाले दिनों में एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। तो इसलिए उनको कमजोर करने के लिए तमाम तरह की साजिशें जो दिख रही हैं, अलग अलग समय पे बहुत सारी चीजें उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। और ये सब मुझे लगता है कि एक पार्टी के अंदर जिस तरह का कहीं ना कहीं से एक अंतर्द्वंद जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, और उसका असर दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके महाराष्ट्र और भोपाल सब जगह दिख रहा है
लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक बात है संजय भाई। बिलाल भाई के पास चलते हैं, फिर जैन साहब के पास आएंगे। फाइनल जैन साहब सभी को सुन रहे होंगे, मुस्कुरा रहे हैं और लगातार जैन साहब नोट करते जा रहे हैं कि अब सारे चीज़ों का वो काउंटर कैसे देंगे। बड़े चतुर प्रवक्ता हैं। मैं जैन साहब के जवाबों का लोहा मैं कई बार मान चुका हूँ कि वो बहुत सटीक जवाब देते हैं। बिलाल साहब, राजनीतिक घटनाक्रम से आप वाकिफ हैं। दिल्ली दरबार, अब आपको लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी में गडकरी जो सुपर परफॉर्मर मिनिस्टर, क्या उनके राजनीतिक कद को छोटा किया जा रहा, या ये शिवराज सिंह चौहान को संकेत दे दिया गया है कि अब मध्य प्रदेश का चुनाव अब आप भूल जाइए, या आप अब चेहरा नहीं होंगे वहां अगले साल, या योगी आदित्यनाथ के रास्ते में दीवार बनकर कौन खड़ा हो गया? भाई सभी को उम्मीद थी, राजनाथ सिंह हैं मान लिया उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो डे टू डे वर्किंग तो योगी जी देखते हैं, और कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि भाई कम से कम केंद्रीय चुनाव समिति में या संसदीय बोर्ड में योगी जी को जगह मिलेगी, जिस हिसाब से उनकी लोकप्रियता देश भर में बढ़ी है। लेकिन योगी जी का भी नाम दोनों कमेटियों में नहीं है, और गडकरी जी और शिवराज जी बाहर हो गए हैं। शहनवाज हुसैन को भी बर्फ में लगा दिया है, मुख्तार अब्बास नकवी बर्फ में लगा दिए गए। ये संकेत और संदेश है जी। देखिए दुर्गेंद्र जी, राजनीति में जो माहिर खिलाड़ी होते हैं वो जहां अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करते हैं, वो समय समय पर अपने पांव के कांटे भी निकालते हैं। तो दरअसल ये वो प्रयास है जहां पर पांव के कांटे निकालने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी कांटे मौजूद हैं, पूरे तरह से नहीं निकल पाए। देखिए, ये जो नितिन गडकरी का जो मसला है, ये इतना नियंत्रित शॉट खेला है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने, जिसे परिस्थितियों पर पूरा नियंत्रित होकर ही खेला जा सकता है ये शॉट। नितिन गडकरी जिस परिप्रेक्ष्य से आते हैं, जिस स्तर के नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, संघ परिप्रेक्ष्य से आते हैं, और ऐसे लोगों को जब राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा जाता है, वो इस दृष्टिकोण से रखा जाता है कि इनको बहुत ही डीप थिंकिंग वाले लोग होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके होते हैं, और इनकी राजनीति पर बहुत गहरी पकड़ होती है। तो ऐसे लोगों की उपयोगिता पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसलिए होती है क्योंकि ये पूरी राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अगर कोई क्राइसिस आ जाए या किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाए तो उसका एक सलूशन पेश करते हैं। लेकिन जहां तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, ये दरअसल बहुत ही फाइन प्लेयर है मौजूदा राजनीतिक अखाड़े के अंदर। आप देख रहे हैं कि ये ना तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को स्पेस देते हैं और ना ही अपने पैरों के कांटों को ज्यादा देर तक चुभने देते हैं। समय समय पर उनको उसे हिटलर कहते हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए जी। तो ये वो शॉट है जो बहुत ही नियंत्रित होके खेला गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगर आप पॉलिटिकल या राजनीतिक शैली को आप ट्रेस करने की कोशिश करें तो काफी समय से ये नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जी और संघ के भी भैया जी रिजू जी, अगर आप नंबर 2 के नेता माने जाते हैं, ये सरकार की जो पॉलिटिकल लाइन होती है, भाजपा की जो पॉलिटिकल लाइन होती है, उस लाइन की एक डबल लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे थे। और मोदी की जो शैली होती है खेलने की, वो कभी क्रॉस नहीं खेलते, स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलते हैं, और डबल ओपिनियन उन लोगों को पसंद नहीं है। लोकसभा चुनाव आ रहा है और इस डबल ओपिनियन से बचने के लिए, एक स्ट्रीमलाइन होके खेलने के लिए, हालांकि इस शॉट को खेलते हुए रिस्क बहुत थे, लेकिन उन्होंने खेला है और बताने की कोशिश की है कि दे आर टोटली इन कंट्रोल ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक बात है। एक 14 और 19 भी याद आ रहा होगा। 14 में किस तरीके से आडवाणी, जोशी, मुझे लगता है 19 में बिल्कुल किनारे लगा दिया इन लोगों को। वहां के जो मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि जब 2014 में चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने
और कैबिनेट का विस्तार होना था, तो नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री से मिलने गए थे और टेलीविजन पर जब मिल के वापस आए तो टेलीविजन के पर बहुत ही सभ्य भाव से ये बोले थे कि आज मेरी बहुत ही अच्छे वातावरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई, पोर्टफोलियो पर बात हुई और मैंने रोड एंड ट्रांसपोर्ट की मांग की, तो उन्होंने बहुत ही सुविधाजनक मेरे से कहा कि जो आप कहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक समय वो था और एक आज ये समय है कि जब आप एक सहजता राजनीति में अक्सर कांटे बन के चुभती है। यकीनन वो उस स्तर के नेता थे जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प हो सकते थे, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। आज इन्हीं परिस्थितियों में जो बेहतर खेलता है वही राजनीति का चाणक्य कहलाता है। जैन साहब, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। ये तैयारी 24 की है, बिहार के घटनाक्रम को लेकर हड़बड़ी है, दबाव है, तनाव है, या कांटे निकाले जा रहे हैं आपकी पार्टी में? देखिए दुर्गेंद्र जी, चाहे आदरणीय अजय जी हो या संजय सिंह जी हो, बिलाल जी ने भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया और अवधेश भार्गव जी ने पूरे एमपी की राजनीति पूरी सामने रख दी, बहुत संक्षेप में उन्होंने। लेकिन जोशी जी ने तो पूरा की पूरा विपक्ष की भूमिका पूरी जोशी जी ने यहाँ पे निभा दी। नहीं, आपको बता दूं, जोशी जी विशुद्ध पत्रकार हैं, विशुद्ध पत्रकार हैं वो। मैं हल्के उसमें कह रहा हूँ, मैं मजाक में कह रहा हूँ, जनता को बता रहा हूँ। मेरे जोशी जी, आप उसको गंभीरता में डाले, मैंने एक हल्के माहौल के लिए ये बात कही। नहीं, मैं आपको किसी पार्टी का नहीं कह रहा हूँ। नितिन जी देखिए, क्या है कि आपने बार बार दुर्गेंद्र जी एक बात कही कि आखिर योगी जी को क्यों नहीं लिया गया और उनके सामने आखिर एक दीवार कौन सी खड़ी है, क्या दीवार खड़ी कर दी गई। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि संगठन सर्वोपरि और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। ये चीज सबने कही, आपने भी इस चीज को कही कि इसमें एक अनुशासन है। और देखिए कि अगर मौका दिया, योगी जी तो एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़े थे और उनको सीधे अगर मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया गया तो संगठन के द्वारा दिया गया। अगर संगठन उनको ये मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं देता और वो सांसद बने रहते, तो ऐसी स्थिति में जो उनका परफॉर्मेंस उभर करके आया, जो उनकी नेतृत्व की क्षमता उभर करके आई, और ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश का 2022 का जो इलेक्शन लड़ा गया वो योगी जी के चेहरे पे लड़ा गया, ना कि मोदी जी के चेहरे पे। और ये भी बड़ी बात है कि 35 वर्षों के बाद, 35 प्लस जैन साहब बड़े ईमानदार नेता हैं अजय जी, जैन साहब बड़े ईमानदार नेता हैं, मैं इनकी इसीलिए कद्र करता हूं। अभी किसी और से आप कहते तो लपेट के इतनी जलेबी बनाता कि आप नेताओं के नाम गिनते रह जाते कि योगदान किसका है, हम और आप कंफ्यूज हो जाते जी। तो क्या है कि जब एक अवसर मिला तब इन्होंने क्या किया, योगी जी ने एक बड़ा काम करके दिखाया कि दोबारा अगर कोई पार्टी वापस आई 35 सालों के बाद, जिसने रिपीट की है, वो भारतीय जनता पार्टी, और वो योगी जी के नेतृत्व में उभर करके आई। तो देखिए, इस तरीके से हर एक प्रदेश में कोई ना कोई एक चेहरा है, और जो सारे प्रदेशों से अगर ले लें जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो इस तरीके से तो कार्य समिति में सारे के सारे मुख्यमंत्री ही आ जाएंगे। और जो संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड के जो 11 की 11 सदस्य हैं, उसमें चाहे येदियुरप्पा जी हों, बीएल संतोष जी हों, अमित शाह जी हों, जी खुद हों, या ये इकबाल जी को रखा गया, इकबाल सिंह लालपुरा जी को, तो जितने भी लोगों को रखा गया फिर तो इसमें से किसी का नाम ही नहीं होता, फिर तो 11 मुख्यमंत्री ही हो जाते, क्योंकि सब जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कुछ ना कुछ अच्छा और बड़ा करके दिखाया है। लेकिन क्या है, नरेंद्र मोदी जी के रोज पैर पड़ रहे, नरेंद्र मोदी जी के रोज पैर पड़ रहे। सुन लीजिए, संगठन सर्वोपरि है, और ये बात सही है। तीसरी बातों के साथ में एक बात और उभर करके आई सबके विश्लेषण में, अजय जी ने भी उसका विश्लेषण किया कि 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक तो जो संसदीय बोर्ड में कुछ लोगों को जोड़ा गया है, कुछ लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कहीं पर, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया भी है। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई पहले से तय है कि कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, कौन किस प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा। और देखिए, रही बात ये हटने की, तो इसके पहले अगर कैबिनेट मंत्री रहते हुए
स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश से हटाए गए और उनको जिम्मेदारी क्या दी गई कि कैबिनेट मंत्री हटा करके उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तो क्या उनकी राजनीति खत्म हो गई? क्या उनको नेपथ्य में भेज दिया गया? क्या ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज वो फिर कैबिनेट मंत्री हैं और उनके नेतृत्व को भी सराहना की जाती है। योगी जी के साथ साथ माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी की भी नेतृत्व की भी सराहना की जाती है कि उनके नेतृत्व का एक कमाल था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया। तो अगर गडकरी जी भले ही उस बोर्ड में नहीं है, लेकिन वो हमारे जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो आज भी वो अच्छा काम करेंगे। ऐसा नहीं कि वो वहां से हटा दिए गए। ठीक बात। सड़कों का जो एक अच्छा जाल बिछाया, अच्छा काम किया, वो अब भी करेंगे, तमाम सारे काम और करेंगे और हो सकता है उनको और बड़ी जिम्मेदारी भविष्य में मिले। तो ये कह देना कि किसी को कोई पद से अगर हटाया गया है तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी में तो ये बिल्कुल नहीं है। और हमने आपको एक बड़ा एग्जाम्पल बताया कि कैबिनेट मंत्री से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और आज फिर वो कैबिनेट मंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश जैन साहब, प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ा दायरा है, प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ा दायरा है। उस कैबिनेट मंत्री एक विभाग, दो विभाग, तीन विभाग, पूरा संगठन हाथ में सौंप दिया गया था स्वतंत्र देव जी के। मतलब अब ऐसा ही मत कहिए, लेकिन हाँ, संगठन और आपकी पार्टी जो है कम से कम अपनी नीति रीतियों से चलती है। लेकिन आपने हमारे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये हड़बड़ी है या आपने कांटे निकालने की कोशिश की है। मैं सीधे अवधेश जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, एक बात बार बार मन में आ रही है कि बोलिए। अगर यहां से उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष जी को हटाया गया पद से, अगर यहां से माननीय संगठन मंत्री जी को हटाया गया, तो हटाने का मतलब ये नहीं कि वो नेपथ्य में चले गए। आज उनको उससे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आज वो राष्ट्रीय महामंत्री है, संगठन महामंत्री है, और साथ ही साथ उनको 4 प्रदेशों की जिम्मेदारी दी गई। तो नितिन गडकरी जी अगर हटाए गए, शिवराज सिंह चौहान जी अगर हटाए गए, तो हो सकता है इनको भविष्य में और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। ठीक बात है। बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बिलाल जी। मुक्त हो गए। दरअसल मैं ये कह रहा था कि ये परिस्थितियां होती हैं, पार्टी के जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, वही संगठन के माध्यम से लोगों को उभार के लाती है, और वही संगठन राजनीति के माध्यम से लोगों को छटनी भी करता है। नो डाउट नितिन गडकरी जी एक बहुत ही फाइन वर्किंग कैबिनेट मिनिस्टर थे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मौजूदा हैं, और इसके संकेत समय समय पे मिल रहे थे। जो उनका पॉलिटिकल रिफ्ट बाहर आ चुका था, उनके मंत्रालय की बजटरी जो कटौती हुई थी उससे भी वो आहत थे। समय समय पर जिस तरह से वो दार्शनिक होके बातें करने लगे थे, उससे ये साफ जाहिर हो गया था कि वो बहुत ही हताश हैं। उनकी जो फाइलें थी वो उसका प्रॉपर अप्रूवल नहीं मिल रहा था। सेक्रेटरिएट के माध्यम से उनके वर्क को बहुत ही ज्यादा बीच बीच में हिंड्रेंस मिल रही थी। तो कुल मिलाकर उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था, और अभी भी आगे भी परेशान किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में अगर इनका रिफ्ट बढ़े तो कैबिनेट से भी ड्रॉप कर दी जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि नितिन गडकरी जी अपने आप को बाउंस बैक कैसे करते हैं। ये उनकी राजनीतिक कुशलता पर बहुत बड़ी बात बिलाल साहब ने बहुत बड़ी बात कही। एक सवाल मेरे मन में आ रहा था जो मैं अवधेश जी से पूछने जा रहा हूं। अवधेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है, दिल्ली दरबार जिसको कहते हैं हम लोग पत्रकारों की भाषा में, क्या अब जो क्षेत्रीय छत्रप थे, जैसे 5 बार का मुख्यमंत्री, 6 बार का मुख्यमंत्री, ये जो लोग बचे खुचे हैं, क्या वो भी ठिकाने लगाए जा रहे हैं? अवधेश जी, गडकरी जी भी एक छत्रप हैं और महाराष्ट्र की राजनीति बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। वो नहीं, बस गडकरी जी को यही बात खा गई कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। आप देखें, मुखिया जो होता है वो मुंह जैसा होता है कि हर चीज को ग्रहण खुद करता है, बांटता पूरे शरीर को है। गडकरी जी का पहले बहुत ही विस्तृत मस्तिष्क था और विस्तार से पूरे देश के लिए सोचते थे। अब गडकरी जी से महाराष्ट्र की सोचने लगे, महाराष्ट्र की तरफ झुकाव हो गया। आदरणीय जैन साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट मिला करती थी, अधिमान्य पत्रकारों को, एडिटर जर्नलिस्ट को। गडकरी जी ने कहा सिर्फ महाराष्ट्र के पत्रकारों को दूंगा। क्या महाराष्ट्र के पत्रकार सिर्फ भारत के लोग हैं? बाकी भारत पूरा महाराष्ट्र से अलग है?
अवधेश जी ने देखिए पत्रकारों की लड़ाई रख दी। जैन साहब, हम सबके राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं अवधेश जी। जी, मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। जी मैं जी, पूरे देश की बात करता हूँ। आप देखें पत्रकारों को छूट मिल रही क्या नहीं मिल रही, उनकी देखा देखी आज रेलवे में भी छूट बंद हो गई, पत्रकारों के साथ वरिष्ठ नागरिक भी चले गए। किसी एमएलए की सुविधा में कमी आई, किसी की पेंशन में कमी आई नहीं आई। रहा योगी जी की बात पर भी उत्तर प्रदेश के लोग कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे थे। अरे भैया, आपको तो हमने पूरा देश दे दिया, नरेंद्र मोदी आपका है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के राज में खालिस्तान की मांग उठ रही थी। उस समय दबी जबान से इंदिरा गांधी ने कहा था, मैंने तो खालिस्तान मांग रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान दे दिया ज्ञानी जेल सिंह को राष्ट्रपति बनाकर। तो आज आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा सिक्का है, आप उनको योगी जी को खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का। नहीं, बिल्कुल नहीं जोशी जी, बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे हम। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज कृपा करके प्रधानमंत्री के बारे में बिल्कुल संयत बातें होनी चाहिए। मैं कतई अलाउ नहीं करूंगा इसको, मैं कंडेम्ड करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। वो ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और निश्चित तौर पर उनका हम सब आदर करते हैं। अजय जी, जो मेरा सवाल था अवधेश जी से, अवधेश जी ने हम लोगों की लड़ाई रख दी, अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं वो, कि भाई वास्तव में पत्रकारों को तो बिल्कुल कुल मिला के बिल्कुल आपने किनारे ही लगा दिया, पत्रकार कहीं गिना ही नहीं जाता। जो मेरा सवाल था, बिल्कुल बहुत संक्षिप्त जवाब दीजिएगा क्योंकि बिल्कुल वक्त है, बस 2 मिनट का बचा है। अजय जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा जो बचे खुचे क्षेत्रीय छत्रप हैं, क्या उनको भी अब ठिकाने लगाने की योजना है? एक मिनट देखिए, बात अधूरी रह जाएगी। महाराष्ट्र के लोग आजादी की लड़ाई में बहुत अच्छी भूमिका निभाई और सबसे बड़े देशभक्त भी है, लेकिन पता नहीं इस समय वहां समंदर से कैसी पानी आ रही है, कैसी आबो हवा आ रही है, क्यों क्षेत्रीयता उनमें घर करती जा रही है। तो पूरे देश की सोचिए, पूरे देश। ठीक बात है, ठीक बात है अवधेश जी, ठीक बात है। अजय जी, अगर आप तक मेरा सवाल पहुंचा हो तो जवाब चाहूंगा। नहीं, अभी नहीं पहुंचा, फिर से मेरा सवाल ये है जो मैंने अवधेश जी से किया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा जो दौर चल रहा है राजनीति का, क्या जो बचे कुचे क्षेत्रीय छत्रप हों, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे गडकरी जी हो, क्या अब बचे कुचे लोगों को भी ठिकाने लगाया जाएगा इस बार 2024 तक? जी देखिए दुर्गेन जी, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो है ये अचानक आई समस्याओं के समाधान के लिए है। आप ये निश्चित रूप से, कोई बिहार का मामला आ गया, केंद्रीय समिति बैठ गई, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया, कोई समस्या आ गई, तो उसके समाधान के लिए। तो इसमें इसलिए किसी ऐसी समस्या को शामिल नहीं किया गया, समस्या पैदा करने वाले व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया जो स्वयं में समस्या हो। अब योगी जी क्यों नहीं शामिल किए गए? भाई कहीं ना कहीं वो भी समस्या बन रहे हैं। राजनाथ सिंह की मजबूरी है, आखिर देश के रक्षा मंत्री हैं और उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, अगर उनको भी कहीं, वो भी उन्होंने समस्या भी बताना कम कर दिया है। पहले बहुत समस्या वो भी बता, इधर बहुत चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं, बहुत गंभीर दिख रहे हैं अब बिल्कुल चुप रहते हैं, बोलते तक नहीं। अब मैं उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जो कल की है, सारा निष्कर्ष उसमें आ जाएगा, सारी बातों का, और आपकी हो सकता है आपने जो सवाल किया उसका भी उत्तर। कल अटल जी की वर्षी पर कई कार्यक्रम थे। एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री भी थे, अटल प्रतिष्ठान में वो कार्यक्रम था, ब्रजेश पाठक जी उसके आयोजक थे, संयोग या दुर्भाग्य से मैं भी उसमें मौजूद था। जी, हमारे स्वतंत्र देव सिंह उठे और उन्होंने जाकर के मंच से कहा कि साहब योगी जी की वजह से ये दूसरी सरकार दोबारा आई है, आए और बोल दिए और अटल जी की बातों को कह के वो बैठ गए। उसके बाद नंबर आता है हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का, जी मौर्य जी का, केशव मौर्य जी का। केशव मौर्य जी उनके बाद बोलने के लिए खड़े होते हैं और सार्वजनिक रूप से योगी जी के सामने कहा कि भाई जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था उस समय अपने संगठन मंत्री को नाम चलिए बंसल संगठन मंत्री हो गए, बंसल जी, सुनील बंसल, तो वो थे
हमने बहुत प्रयास किया और सारा श्रेय जीत का जो है वो बंसल जी को गया। जो ताज मुझे पहनना था वो बंसल जी ने पहना, योगी जी के सामने की बात। और अभी कुछ देर पहले स्वतंत्र देव सिंह जो कह गए तो उसकी टोटल काट की और बंसल जी वहां मौजूद, और उन्होंने कहा मैं मतलब ये आप ऑन रिकॉर्ड है, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अब कांटे को कांटा कैसे निकालेगा समस्या। अजय जी, ये तो बड़ी जबरदस्त बात आपने बताई। ये तो कहीं लग रहा हमारे मीडिया वाले भी सनाका खा गए इस खबर को दिखाने में, कहीं दिखाए नहीं किसी ने, उसमें हम भी शामिल हैं। हाँ, उसमें जो है अपने माननीय पूर्व अध्यक्ष जी ने वर्तमान अध्यक्ष जी के संदर्भ में कहा कि जब मैं अध्यक्ष था तब जो जीत का सेहरा अपने बंसल जी ने किया था तो मेरे सर वो नहीं बना। और यही बात विगत विधानसभा चुनाव में भी बंसल जी के सर पे बंधा। अब ये सारी बातें हैं तो कहीं ना कहीं योगी जी भी कांटा है। तो जो कांटे हैं, जो समस्या है, वो निश्चित रूप से उस समस्या समाधान करने वाली समिति में नहीं हो सकती। ठीक बात है, ठीक बात है। बिलाल भाई, फाइनल कमेंट आपका है। भाई अजय जी ने तो एक और मसला बता दिया कि उत्तर प्रदेश में भी अब कांटे ही कांटे हैं, जगह एक दूसरे को कांटा चुभो रहे हैं और एक दूसरे का कांटा निकाल रहे हैं। गजब स्थिति है। बिलाल भाई। दुर्गेंद्र जी, मैं जिस थॉट के साथ बात कही थी कि परिस्थितियां होती हैं मौजूदा समय में, जो गडकरी जी या कहिए राजनाथ सिंह जी, दो एक कद्दावर नेता थे, ये समय पर जो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे थे और ये पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे थे। जब बगावत अंदर से होती है तो उसे नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। विपक्षियों को तो आप एक लाइन से ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पार्टी के अंदर से जब कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है तो उसको विषम परिस्थितियों में कंट्रोल करना खासतौर से बहुत मुश्किल होता है। तो दरअसल नितिन गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी वो कांटे थे जो एक ही जगह चुभ रहे थे, तो एक तो निकाल दिया गया है और एक अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। हमारे बहुत वरिष्ठ साथी अजय जी, अवधेश जी बहुत धन्यवाद, जोशी जी का बहुत धन्यवाद, जैन साहब का बहुत धन्यवाद, बिलाल भाई का बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय दिया और हमारे दर्शकों को भरपूर जानकारी दी और अपना अपना पक्ष रखा। मंथन तो हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने भी मंथन किया और मंथन के आधार पर ही संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में बदलाव किए। अब ये बदलाव कितने कारगर होते हैं, अमृत काल है, उम्मीद तो अमृत की ही है, लेकिन विष भी निकल आए तो राम जाने। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक विदेश की तस्वीर की बात करेंगे। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर दुनिया भर में भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। इस मौके पर दुनिया के अलग अलग कोने से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की तस्वीरें खूब वायरल हुई सोशल मीडिया पर। इसी क्रम में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में भारतीय समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि इसमें बाबा का बुलडोजर भी निकाला गया है। गजब है। बाबा की बात अभी कर ही रहे थे, कितने लोकप्रिय हैं। योगी आदित्यनाथ भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, अमेरिका के न्यू जर्सी में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उत्तर प्रदेश के बहराइच में, जितने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जितने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर में। हाल ही में योगी की सरकार ने बुलडोजर से तमाम अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए, बड़े बड़े माफियाओं को धूल चटा दी, और इसकी धूम अमेरिका में भी है। देखिए और आप तय कीजिए कि बाबा बुलडोजर क्या एक ब्रांड बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल।